नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। हमने अगले वीडियो में धनिका की कहानी, उसमें हमने देखा कि श्रद्धा की शादी हो चुकी है। अब आगे की कहानी चलो सुनते हैं। धनिका को तिवारी संदन में रहते हुए भी मेरे घर की दीवार, खिड़की, दरवाजे याद आ रहे थे, जो उसके अधूरे स्त्रीत्व का मजाक उड़ाते लगते थे, जिनका मालिक संजय है। इस बार धनिका इत्मीनान से अपने शहर की राहों, गलियों, घर की दीवारें और माँ के संग वक्त गुजारना चाहती थी। शादी के पहले वाली वही उल्हड़ धनिका जैसे जीवन में बच्चेदानी की महत्ता का मान न था। अब तिवारी संदन में धनिका, प्रेमा, संजय, माँ और बाबा रह गए। इस बार उसे न जाने बाबा और माँ पर बहुत दुलारा रहा था। धनिका ने खुद इतने उतार चढ़ाव देख लिए थे कि माँ बाबा को एक दंपति के रूप में देखने की परिपक्वता सीख चुकी थी। एक ऐसा जोड़ा जिसने सामाजिक दबाव में बेटा पैदा करने, आर्थिक परिस्थिति को नजरअंदाज कर परिवार इतना बढ़ा लिया कि फिर पूरी उम्र सिर्फ जोड़ने में निकाल दी। 5 बच्चों और गृहस्थी की चिक चिक में कभी एक दूसरे को प्रेम प्रदर्शन जैसे नाजुक ख्याल न दे पाई। आज धनिका ने सुबह से घर सहजने कमर कस ली। शादी के बाद बच्चे राशन की रसोई में उचित व्यवस्था अभी भी फिक्राल समस्या दिख रही थी। पीछे का आंगन हल्दी पोते सूप, टोकरों, बची हुई शिमला मिर्च, गाजर, लौकी से भरा था। उपहार में आए सामान और लिफाफों की लिस्ट बनाने का काम संजय और प्रेमा कर रहे थे। माँ ने शगुन से मिला एक लिफाफा फाड़ते हुए हिदायत की, प्रेमा, किसने क्या दिया डायरी में नोट कर लो, मुझे भी सबको लौटाना होगा। देख तो ये बेशरम पटेल आंटी को पूरा खानदान आया था और 100 रुपया देकर गई है। धनिका, एक गिफ्ट के डब्बे ऊपर छज्जे पर मत चढ़ा बेटा, श्रद्धा आएगी तो दूसरी विदा में भेज देंगे। बाबा अपनी डायरी में फूल वाले, टेंट वाले के भुगतान बिल मिलान कर रहे थे। नोट की गड्डी में रबर बैंड फंसा अलग अलग बंडल तैयार कर रहे थे। धनिका को अपने परिवार के बीच इस अपनत्व भरे वातावरण में मन बहुत हल्का लग रहा था। यहाँ मेरठ सी कुटुन न थी। वह सोच रही थी कि मेरे पेट में बच्चेदानी नहीं है, फिर भी यहाँ सब भी सम्मान से बात करते हैं। यहाँ अपनत्व भरी हकदारी है। एक नई ऊर्जा से चुनी रसोई के प्लेटफॉर्म पर रख वह सामानों को खाली डिब्बे में पलट पलट कर भरने लगी। धनिका की शादी को 8 साल हो चुके थे, जो कि एक शहर से रिश्ता टूटने के लिए पर्याप्त अरसा होता है। लेकिन वह आज फिर से जैसे समय चक्कर वापस घुमाकर कुंवारे दिन जी रही थी। धनिका के स्कूल के दिनों से जो लड़का तिवारी संदन में न्यूज़पेपर डालता था, आज भी वही आता है। ये बात और ये एक ही दिन उन दिनों की तुलना में उसका चेहरा बहुत बदल चुका है। उस समय वो एक दुबला पतला तरुण था और अब परिपक्व पुरुष। धनिका ने शादी के बाद उस अखबार वाले भैया को फिर कभी नहीं देखा था। जब जब दुर्ग आती तो सुबह इतनी देर से सोकर उठना होता कि आंगन में फेंका अखबार ड्राइंग रूम के टेबल पर बिखर कर अपनी खबरों के साथ बासी भी हो चुका होता। शादी के पहले बाबा सुबह जल्दी उठाने के लिए आखिरी चेतावनी के साथ गरज देते थे, धनिका अब बिल्कुल उठ जाओ। मन में सोकर बिस्तर छोड़ना ही पड़ता था, लेकिन प्रेमा ज्यादा ही ढीठ हो जाती। चाय का कप लेकर 9 बजे धनिका आवाज देकर उठाती, प्रेमा उठ, चाय बन गई है, ठंडी हो जाएगी। प्रेमा झुलाहट में करवट बदलती। लोगों के घर सुबह उठने के बाद चाय बनती है।
हमारे घर में चाय ठंडी न हो जाए इसलिए नींद से उठा दो। लंबे अंतराल के बाद आज धनिका की उसी न्यूज़पेपर डालने वाले भैया से मुलाकात हुई। घंटी बजी तो दरवाजा खोलने पर वो पेपर बिल पकड़े खड़े थे। धनिका को काफी जाना पहचाना चेहरा लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ पा रहा था कि ये आदमी कौन है। मुस्कुराकर उसने आत्मीयता से कहा, शादी ठीक निपट गई दीदी। बाहर तक आते हल्ले गुल्ले से ही मैं समझ गया कि दीदी लोग रुके हुए हैं। बावजूद इस अपनवतस के धनिका उससे नहीं पहचान पाई, लेकिन जैसे ही उसने अखबार का बिल बढ़ाया तो फौरन याद आ गया। अरे कैसे है भैया आप, बहुत सालों बाद देखा। शादी के पहले माँ के तानाशाही रवैये से कहीं न कहीं मोह खत्म सा हो गया था, लेकिन गए इन सालों में माँ और धनिका दोनों में बहुत कुछ देख लिया था। धनिका को तिवारी सदन से ऐसे प्यार और मालिकाई का अनुभव पहले कभी न हुआ था। सुबह से ही माँ की बिखरी गृहस्थी को नई सिरे से व्यवस्थित करने बैठ गई। रद्दी सामानों को फेंक कर घर हल्का करने में उसकी सिद्धहस्ता से माँ घबराती कि जाने कौन सा जरूरी सामान कूड़े की भेंट चढ़ जाए। पुराने सामान धनिका की पकड़ में आते ही अभयदान के लिए थर थर कांपते। माँ उन जर्जर चीजों की तारणहार बनी धनिका के हाथ से सामान खींचकर रहती। धनिका बिटिया, ये नहीं फेंकना, एक काम आता है। माँ ने पिछले 2-3 साल से धनिका को बिटिया संबोधन से पुकारना शुरू किया था। धनिका सोचती कि काश माँ इतनी ही नरम दिल शादी से पहले होती तो बचपन की स्मृतियां सुखद होती। उसने आज किताबों की अलमारी इस आशा में खोली कि मासिक पत्रिकाओं को ढेर रद्दी में बेचने निकालकर किताबों के लिए सुमुचित जगह निकालनी है। अभी भी अलमारी में कॉलेज की किताबें जिल्द सहित सुरक्षित रखी हुई है। एकदम से मन छात्र जीवन के अलहड़ गलियारों में पहुंच गया। कहते हैं ना, वक्त केवल बीतता है, गुजरता नहीं है। मायके से जरे जरे में अत्यंत जीवन तड़कता है। इस किताब के ऊपर नाम धनिका तिवारी और कक्षा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर लिखा हुआ था। अलमारी में दूसरी किताब हाथ में आई जो अर्चना की अकाउंट की किताब थी। अर्चना शादी के 3 साल बाद भी अपने शैक्षणिक परंपरा नागपुर लेकर नहीं गई थी, क्योंकि वो तिवारी संदन की जड़ से उखड़ना नहीं चाहती थी। प्रमाण पत्रों को अपनी स्मृति चिन्ह की तरह छोड़कर अपनी मौजूदगी का एहसास बनाए रखना चाहती थी। भारी मन से धनिका ने किताबों वाली अलमारी बंद करके पुराने समय से नाता तोड़ वर्तमान से सामंजस्य बिठाने की कोशिश की। घर पर बहुत पहले घरेलू काम करने वाली भगवती बाई को पता चला कि श्रद्धा की शादी हो गई, तो वो मिठाई लेने पहुंच गई। धनिका की शादी के बाद ही भगवती बाई ने 8 साल पहले काम छोड़ दिया था, मगर जब धनिका के आने की खबर लगती है तो वो मिलने चली आती है। माँ सभी को बताकर हंसती। धनिका की विदाई से सबसे ज्यादा भगवती बाई ही रोई थी। वह इतने सालों बाद धनिका को देखते ही आशीर्वाद देने लगी। धनो बिटिया, अब की बार देखना, भगवान गोद भरी करेगा बेटी। मेरी लाडो को एक कृष्ण कन्हैया मिल जाए बस। भगवती बाई को अपने दिए आशीर्वाद की निरंतरता का भान न था। माँ विषय परिवर्तन करने भगवती बाई से उसके बेटे बहू के हाल चाल पूछने लगी। भगवती बाई मिठाई की झिल्ली थामे बाहर निकलते हुए धनिका को पुत्तों फलों का आशीष देती गई। शाम धनिका पास वाले गार्डन तक टहलने निकलने पड़ी। आस पड़ोस के लोगों सहेलियों से मिलकर कॉलोनों की दुकान, चिर परिचित गलियों में घूमकर भ्रम हो रहा था जैसे वो यहाँ से कभी कहीं गए ही नहीं है। उसके कटीली जीवन में मिला ये मखमली वक्त है जिसकी गुदगुदी गोद में बैठ
वो इन दिनों बचपन के चंद टूटे खिलौने, सहेलियों, पेंटिंग और किताबों के ऊपर लिखे अपने नाम धनिका तिवारी आंगन, गलियों, पुराने एल्बम में मधुर लोरियां सुन रही थी, नर्म थपकियां ले रही थी। दुर्ग में इस शीतकालीन ठहराव में घर के कोने कोने को झाड़ पोछ सजा तजा पूर्ववत कुंवारेपन वाले अधिकार को पोषित कर रही थी। घर पर दूध वाले लड़के ने धनिका के बर्तन लेकर बाहर निकलने पर स्नेह से पूछा, अरे आप अभी गई नहीं क्या दीदी? हमने सोचा अर्चना दीदी के साथ आप भी निकल गई। बेटियों का रुकना कहाँ हो पाता है। माँ की इच्छा थी कि धनिका जब रुकी है तो इस बार अड़ोस पड़ोस में मेल मुलाकात कर ले। धनिका बिटिया आधे घंटे के लिए जोशी आंटी के घर हो आना। पिछली बार तुमको मार्केट में देख लिया था तो वो शिकायत कर रही थी कि धनिका मुझसे मिलने नहीं आई। मुझे 1000 बहाने देने पड़े थे कि 2 ही दिन के लिए आई थी। दामाद बाबू अचानक लेने आ गए। चाचा के घर परसों चली जाना। बाबा तुम्हारे आने का कब से इंतजार करते हैं और तुम्हारे जाने के दिन कैसे पास आ रहे हैं। कॉलोनी के कितने लोग ऐसे थे जिनसे शादी के पहले धनिका की कभी नियमित मुलाकातें नहीं होती थी, लेकिन सामने पड़ने पर नमस्ते अंकल जी जैसे संबोधन का औपचारिक रिश्ता रहा। एक लंबे वक्त बाद बेजामिन अंकल रास्ते में मिल गए। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी हो धनिका? अभी मेरठ में हो ना? अर्चना नागपुर में है ना? दामाद बाबू का क्या हालचाल? कब तक रहोगी? घर आना बेटा। धनिका बेजामिन अंकल के अगले संभावित सवाल कितने बच्चे हैं से सुरक्षित बचकर निकल गई। कभी बचपन में इन कदावर बेजामिन अंकल के भय से इनके घर की बाउंड्री हॉल से बाहर झूलते गुलाब छूते तक नहीं थे और आज ये लाठी पकड़कर कांपते हुए चल रहे हैं। कभी इतनी सुंदरी रही मिरेश्राइन आंटी अपने गेट के बाहर कुर्सी निकलवा कर बैठी थी। उनके जग सफेद बाल, झुके कंधे और बुढ़ी आंखें बता रही थी कि समय बड़ा बलवान होता है। धनिका का पल भर के लिए इस मिथ्या संसार से भी उच्चाट हो जाता है। सिद्धार्थ के मन को कचोटते उन्हें आदिम सवालों में धनिका भी उलझ गई। मनुष्य बूढ़ा क्यों होता है? वक्त की कैंची जिंदगी की परहन को क्यों कतर जाती है? एक समय में कभी जवानी की लाली से लबरेज जिस्म जुड़ियों से कैसे भर जाता है? क्या कभी भी मैं भी बेजामिन अंकल की तरह लाठी पकड़ इसी लाचार अवस्था में पहुंच जाऊंगी? धरती पर समय चक्र की शक्ति के आगे इंसान की बेबसी देख एकदम से जैन जैसे मन खोखला हो गया। पूर्व निर्धारित घटनाओं के बीच एकाएक संजय का वजूद बहुत छोटा लगा। मैं दिन और रात एक अदना इंसान के विषय में क्यों इतना सोचती रहती हूँ? एक औरत का बच्चा पैदा कर लेना या न कर पाना दोनों ही इतने बड़े संसार की सबसे महत्वहीन घटनाएं हैं। इतने सालों से मैं कहाँ उलझी हूँ? जिंदगी कब खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। ये सब सोचती धनिका धुंधलका गहराने पर घर लौट आई। अरे इतनी जल्दी लौट आई बिटिया? माँ ने गेट खोलकर भीतर आती धनिका को देख आश्चर्य किया। चाय का कप उसके हाथों में थमा खुद भी संग बैठ गई। माँ के पास रिश्तेदारी, पास पड़ोस के अनगणित किस्से थे। पुख्ताई ने अपनी सास को पानी नहीं पूछा। अलका पूछ रही थी कि श्रद्धा की शादी में तुमने नंदोई का मानदान नहीं किया। रमेश भैया ने अपने घर की शादी ब्याह निपटने के बाद हमारा यहाँ आना जाना कम कर दिया। सुमन सबके सामने बोली बन जाएगी और अकेले में पति के कान भरेगी। तेरे बाबा अपने टाइम कौन सीधे थे? अपने खानदान भर की चाकरी करवा कर गाँव से 3 साल बाद मुझे दुर्ग लाए। बड़ी भाभी की डिलीवरी है, तुम गाँव चली जाओ। महीना भर इनकी बोझाई की चचकी
भतीजों का गुमोत करवाने गांव में छोड़ देते। मेरे 4 दिन दूर में गुजरते कि फिर गांव से फरमान की छुटकी आई है, मिल जाओ। इनकी छुटकी के शादी में मुझे मिला दहेज लूट गया। उस हराम को डाकिन से मिलने में क्यों जाऊं? लेकिन ये सब मन ही मन बकती थी और दांत निपोरते मिलना जाना पड़ता था। अरे मेरी सास जैसी अत्याचारी चास किसी ने नहीं देखी होगी। सावली बहू को कारी कुत्तिया बोलकर इज्जतदार घर में बुलाते हैं क्या? मैं गोरी थी तो बुरी कुत्तिया। इनके भाई भौजाई हमारी 4 बिटियां होने पर खूब खुश हुए। कमीने हर बार मेरे पेट से होने की खबर सुनते हैं और मंदिर में लड़की होने का नारियल बद आते थे। भगवान कमीनों की सुनता भी है। 5वीं बार में तंजय के होने की खबर से सबके मुंह लटक गए। इनकी छुटकी तंजय के लिए 2 झबले लेकर आई थी और छठी पूजा के दिन काजल अंजाई में बाबा की सोने की अंगूठी उतारवा ली। बहुत से लिया ननद नंदोई का। अब बुढ़ा में भी मानदान करते रहे। छुटकी बुआ मखमल में लपेट कर मारती है। श्रद्धा के जोड़न में मुझे उसकी सास का पिटारा पड़ते देख बोली, बिटियों की माँ को उम्र भर दबना पड़ता है समधियों से। संजय और अरुण की बेदागारी केस के ही या गोल्ड में साली की शादी से लौटने पर दोनों को घर में जवाब देना पड़ेगा। चालाकी से संजय और अरुण की विदागारी पूछकर पता करना चाहती थी कि मैंने अपने दामादों को क्या जितना किया उतना ही नंदोई का भी किया है या नहीं। धनिका का मन इन पारिवारिक परपंचों में रमता न था, फिर भी अरुचि का भाव नहीं आने देती। संजय को मेरठ पहुँचे 15 दिन हो चुके थे। वहाँ अकेले खाने की दिक्कत हो रही होगी, लेकिन उसने कोई फोन न किया। अर्चना और श्रद्धा का फोन लगभग हर रोज आता था। प्रेमा भी माँ के नजदीक बैठी लगातार बोलती रहती, श्रद्धा से मेरी भी बात कराना। अतुल जीजाजी ऑफिस से आ गए क्या? नागपुर से अर्चना का फोन आता तब भी प्रेमा बाजू में खड़ी रहती। अर्चना दी से पूछो उनकी तबीयत कैसी है। धनिका को इस वक्त अजीब सा बेगनापन और हिंसा लगती। अर्चना और श्रद्धा अपनी सम्मानित जगहों पर है और मैं यहाँ से अब तक नहीं गई क्योंकि संजय को मेरी जरूरत नहीं है। यहाँ धनिका फोन पर अर्चना और श्रद्धा से बात करने से बचती थी, जबकि मेरठ में थी तो ऐसी शर्मिंदगी नहीं होती थी। शादी के माह भर पहले से आई थी, अब तो 2 माह पूरे होने को आ रहे हैं। दूधवाड़ा, पेपरवाड़ा, सदानी आंटी सभी की नजर से लगने लगा था कि वो सोच रहे हैं कि ससुराली बेटी को इतने दिनों तक मायके में बने रहने के 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो उसे ससुराल से दुत्कार दिया गया है या लड़की ससुराल के प्रति गैर जिम्मेदार है। दोनों ही परिस्थितियों में धनिका का ही अपमानजनक लगने लगे। समाज से लड़ने डरता और बदलने पीढ़ियों का इंतजार लगता है। धनिका ने बाबा से छिपकर धनंजय को पैसे थमाते हुए अगले सप्ताह के मेरठ के टिकट करवाने के लिए कहा। उस शहर का टिकट जहां किसी को उसकी प्रतीक्षा नहीं थी। मेरठ पहुंचते ही संजय और धनिका के बीच फिर वही खामोशी थी जिसके दोनों अब व्यस्त हो चुके थे। धनिका को इस घर की उदास हवा शुल सी चुभती थी। इतने दिनों बाद धनिका के आने से काम वाली अहल्या जरूर बहुत खुश थी। आपके बिना घर कितना सुना था दीदी, बहुत दिन रुक गई। माँ के पास मायके की रंगत दिख रही है चेहरे पर। आप नहीं थे तो काम के लिए आने का मन नहीं करता था। धनिका को पहुँचते ही पड़ोस वाली उषा गम पकोड़े बनाकर ले आई। थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया धनिका भाभी आ गई है। मैंने सोचा आज तो धनिका के पास ढेर काम होगा, इतने दिनों का छोड़ा कर है। पता नहीं नाश्ता किया है या नहीं तुमने, पहले खा लो फिर संभालना सब। धनिका ने पकोड़ों का कटोरा किचन में रखते हुए सोचा कि घर तो संभल ही जाएगा, लेकिन दुख से लौटने के बाद मन नहीं संभल रहा है। पहले 3 दिन साफ सफाई में कब गुजर गए पता ही नहीं चला।
अभी धनिका को लौटे हफ्ता भर हुआ था कि रात 9 बजे लगभग माँ का फोन आया। बधाई हो, तुम मौसी बन गई, अर्चना को बेटा हुआ है। धनिका जब माँ से फोन पर बात कर रही थी, संजय थोड़ी दूर सोफे पर बैठा पेपर पढ़ रहा था। अरे वाह माँ, ऑपरेशन से हुआ या नॉर्मल? बच्चे का वेट क्या है? अर्चना ठीक है ना? तुम कब जाओगी माँ? मैं जब दुख में थी तब हुआ होता तो मैं भी नाक बुझा सकती थी बच्चे को देखने। यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है। इस बातचीत को अनसुनकर संजय को खुशखबरी का अंदाजा हो गया, लेकिन धनिका को फोन रखने के बाद भी उसने कोई बात नहीं की। संजय सोफे से उठते हुए न्यूज़पेपर किनारे रख सोचने लगा कि इस व्यवस्थित घर को बिखरने कभी नन्हे हाथ नहीं मचलेंगे। मेरा नाम संजय चतुर्वेदी कभी किसी फॉर्म में पिता के नाम वाले कॉलम में नहीं लिखा जाएगा। मेरी कमाई कभी खिलौना, चॉकलेट, मेला, झूलों पर नहीं खर्च होगी। कभी कोई नर्म हाथ मेरी उंगली खींच जिद पूरी करने नहीं उंगलेगा। क्या मतलब इस जीवन का? क्या मतलब पैसे जोड़ने का? अर्चना की डिलीवरी की खबर सुनने के बाद आज रात धनिका और संजय दोनों अपनी छाती में रोज से थोड़ा ज्यादा रिक्तता भरकर सोए। अगस्त का महीना चल रहा था। उस समय संजय बैंक के लिए निकल चुका था। धनिका गीले कपड़े तार पर फैलाकर खाली बाल्टी बाथरूम में रखने जा ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। बाल्टी बाथरूम के दरवाजे पर ही छोड़ फोन उठाने गई। हेलो, हाँ दीदी, संजय बोल रहा हूँ। पहली ट्रेन से दुर्ग आ जाओ, बाबा को अटैक पड़ा है। धनिका, क्या? कहाँ है बाबा? संजय, अपोलो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने कहा है कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, सबको बुला लो। इतना कहते कहते संजय का गला भरा गया और उसने फोन रख दिया। धनिका ने फौरन संजय के बैंक में फोन किया। संजय की आवाज सुनते ही धनिका रोने लगी। बाबा को अटैक आया है। संजय और धनिका पहले ट्रेन से आनंद कानन में दुर्ग रवाना हुए। 24 घंटे का लंबा सफर। दुर्ग स्टेशन पर ही पहली बार था कि धनिका को लेने बाबा स्टेशन नहीं आए थे। ऑटो में बैठकर धनिका लगातार महामृत्युंजय जाप करती, अनहोनी की आशंका से कांप रही थी। दूर से तिवारी संदन के आंगन में लगी भीड़ से उसका जी धड़धड़ाने लगा। घर के सामने ऑटो को रुकने से पहले ही कूदकर भीड़ चढ़ती धनिका बाबा 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 चिखती भीतर दौड़ी। इतना पुकारने पर भी आज बाबा दरवाजे तक नहीं आए। धनिका जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंची तो देखा बाबा सफेद चादर ओढ़े जमीन पर नीचे पड़े थे। माँ धनिका को देखते ही बदहवास रोने लगी। बाबा चले गए, बाबा सबको छोड़कर चले गए। धनिका, क्या होगा रे? धनिका के पहुंचते ही बहनों का रुदन से तिवारी सदन की दीवारें सिहर गई। संजय और धनिका कसकर लिपटे हुए ममता का विलाप कर रहे थे। दीदी, बाबा चले गए, हम सबको छोड़कर चले गए। माँ बावली हो रही थी। प्रेमा रोती हुई उन्हें बेमुश्किल संभाल पा रही थी। बाबा अपनों से गिरे इस प्रचंड विलाप से अछूते शांत पड़े थे। श्रद्धा बाबा के अटैक से 2 दिन पहले ही एक सप्ताह के लिए दुर्ग आई थी। आज बेटियों का जैसे दम उखड़ गया, मान चला गया, हिम्मत टूट गई, बरगद ढह गया, नखरे रुठ गए और दम्भ ढह गया। बाबा ने किसी पैंट शर्ट, पुरानी स्कूटर, ऑफिस के पेपर वर्क और सब्जी के ठेले खर्च की हिसाब कॉपी, शादी के बजट में उम्र निकाल दी। बाबा का निर्जीव चेहरा देख तिवारी संदन में कौन बेसुध होते तक रोया, कौन दीवार पर सर फटते तक मचला, किसकी आंखें खारेपन से लाल हो गई। पहाड़ से दुख का किसी को हिसाब नहीं। घर का मालिक सबको बेसहारा छोड़ दूसरी दुनिया के लिए बिना मिले, बिना कुछ कहे विदा हो गया है।
सामने पड़ी काया जिस पर माँ गिर गिर कर लिपट रही थी छल था, मिथ्या मोह था जिसे माँ के अपार दर्द से कोई वास्ता न था। भोलेपन से मुस्कुराते बाबा अब उस एल्बम की तस्वीरों, ख्यालों, जिक्र और ख्वाब में रह गए। अर्चना को रोता देख उसकी गोद में नन्हा पिकू बिखरने लगा। अरुण पिकू को अर्चना की गोद से लेकर बाहर आंगन में निकल गया। तिवारी संदन के आंगन से 4 कंधों पर खाली हाथ आज वो चला जिसने इसकी नींव की पहला ईंट रखी थी, जो हर सुबह यहाँ से एक झोला लटकाए स्कूटर पर निकलता था। बाबा को ले जाते समय माँ की सांस उखड़ने लगी और वो बेहोश हो गए। छुटकी बुआ ने पानी के छींटे डाल माँ के गाल थपथपाए। बाबा के बिना तिवारी संदन, पत्थरों का आंगन और नेम प्लेट पर लिखा अशोक तिवारी बिजली विभाग सब बेनूर था। संजय को शमशान से लौटने के बाद सफेद धोती, जनेऊ से सर मुंडाई देख माँ को संभालना मुश्किल हो गया। अंत्येष्टि के तीसरे दिन बाबा की अस्थियों चुनने जाने अरुण, अतुल्य, संजय और तंजय और फूफा जी को दीवार से चिपकी बैठी माँ चुपचाप देख रही थी। धनिका माँ से लिपट गई, लेकिन उसकी हिचकिया को शांत कराने शब्द नहीं थे। धनिका को मालूम था कि बाबा के जाने से उन सब के पिता गए, मगर माँ का जीवन चला गया। जिस औरत की दुनिया आंगन तक सीमित हो, उसे खुद का जीवन भी पति से ही हासिल होता है। कभी तिवारी संदन के 7 सदस्यों वाले परिवार में अब 3 लोग बचे रह जाएंगे। इस सोच सोचकर धनिका की छाती फट रही थी कि प्रेमा और धनंजय माँ को कैसे संभाल पाएंगे। बेवकूफ प्रेमा का क्या होगा? धनंजय को तो वह फूटी आंख नहीं सुहाती। दोनों घर में छोटे रहे सो, जिम्मेदारियों से कोसों दूर, डन, जिद्दी और मुफ्फट और लड़ाकू। धनंजय से लड़ते समय प्रेमा पर भूत सवार हो जाता। कुत्ता कहीं का, घर की सब अच्छी चीजें तुझे ही चाहिए, जंगली, कभी दूसरों के बारे में सोचता है? धनंजय चोटी खींच देता। मोटी भैंस दिन भर चपड़ चपड़ करती है, कॉलेज में सबसे कम नंबर और पीछे से फर्स्ट, दिमाग पढ़ाई में लगता ही नहीं है। प्रेमा बाल छुड़ाती खींचती। राक्षस, जानवर, खबड़ा, तूने कौन इंजीनियरिंग કરીને सीट निकाली है? मेरे को भी पेमेंट सीट में भेज दे तो मैं भी इंजीनियर होती। धनंजय प्रेमा को अपमानित करने के सारे औजार ढूंढता। तू बाबा की कमाई अपने दूल्हे के लिए बटोर कर ले जाएगी। माँ इधर ही कोड़ी कोड़ी सूद सहित लौटाऊंगा, तो पेमेंट सीट में जाऊँ या फ्री में? तुझे क्या पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं, बात चपड़ चपड़ करवा लो। प्रेमा का तन बदन में आग लग जाती। तू पैसा खर्च करे कि ट्यूशन जा रहा है? मेरे जैसे बिना ट्यूशन में तेरे पास होने के लाले पड़ जाए। अगर मैं कमाती न तो पहली तनख्वाह से तेरे नाम की सुपारी देती। धनंजय हंसा। सुनना पेश, मेरे नाम की सुपारी के लिए ही कमा ले। तेरे जैसे गधी को कौन नौकरी दे रहा है? चल भाग यहाँ से। मैं क्यों भागू? तू भाग हरामखोर। बाबा सामने आ खड़े होते ने दोनों जरा देर के लिए जुबान को लगाम भी देते, लेकिन माँ के आगे तो स्थिति नियंत्रण में न होती। माँ में शक्ति नहीं थी कि इन दोनों की बदतमीजी को रोक सके। ईश्वर जाने बाबा के जाने के बाद ये दोनों अब माँ का क्या हाल करेंगे। घर में हुई 3 सदियों का खर्च, धनंजय की इंजीनियरिंग की मोटी फीस के बाद अब बाबा की 13वीं घर के बजट पर भारी पड़ रही थी। लेकिन माँ किसी हाल बाबा के पूजा पाठ के खर्च पर समझौता करने तैयार नहीं थी। उन्होंने जिंदगी भर की कमाई हम सब पर लुटा दी। जाने के बाद भी मेरे लिए पेंशन का इंतजाम करते गए हैं। अब जब बटुआ मेरे हाथ में ही है तो उन्हीं को आखिरी काज में कंजूसी करूं? मेरे जीते जी वो छुच्छा बिंदा नहीं हो सकते। माँ को कर्मकांड के खर्च समेटने कहने का मतलब उसकी वेदना को दुगना करना था। धनिका ने धनंजय को किनारे बुलाए। सुन, माँ जैसा बोल रही है कर। ए राजीव में महानदी में अस्थियां प्रवाहित करने का प्लान ड्रॉप कर दे। बाबा को इलाहाबाद में गंगा जी को सौंप कर आ। माँ जैसा बोल रही है पंडों का दान कर देना। शमशान से फूल चुनकर आने के बाद
बाबा के अस्थि कलश को तिवारी संदन के आंगन में गुलमोहर की शाख में झूलता देख धनिका का रुदन पेट से लहर सा उठा। बाबा, आप सच में हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए? हमारी चिंता नहीं हुई आपको? अंधेरे आंगन में इस तरह बाबा को लाल कपड़े में बंधते धनिका को ख्याल आया कि क्या पता बाबा को घर के भीतर अपने बिस्तर पर बैठने का मन कर रहा हो। आज अपने ही घर से अपने ही लोगों द्वारा बहिष्कृत गुलमोहर की शाख पर अंधेरे में झूल रहे। वारे इंसान, मौत से इतना खौफ। पहली बार ससुराल आए नई दामाद अतुल ने संजय के साथ इलाहाबाद जाने की इच्छा जताई। दुख की घड़ी में सहर्ष बढ़कर जिम्मेदारी लेने से श्रद्धा पति अतुल के प्रति कृतज्ञता से भर उसका बैग पैक करने लगी। चंद दिनों पहले जिस आंगन में मंडप कड़ा था, वहाँ 13वीं के लिए फिर मेहमान छूट रहे थे। खबर नहीं थी कि नियति चक्कर घुमाएंगी और दृश्य अप्रत्याशित रूप से बदल जाएगा। माँ, संजय और प्रेमा की आंखों में भविष्य की अनिश्चितता का खौफ दिख रहा था। माँ को पेंशन मिलेगी, लेकिन वो बहुत कम थी। श्रद्धा की शादी के लिए बाबा ने खुले बाजार से भी कर्ज लिया था। ड्राइंग रूम में जहाँ बाबा को आखिरी बार जमीन पर लिटाया था, वहाँ हर शाम बाबा के नाम जलते दीपक को माँ एक टक देखती। माँ को अब भी लगता था कि बाबा एक झोला पकड़े घुसेंगे और उन्हें आश्चर्य न होगा। माँ का सीना फटने लगता कि जीवन एक घर बाबा बिना कैसे चलेगा। शाम का ये वक्त है जब बाबा ऑफिस से लौटते थे और हमेशा कहते थे कि 6 माह में रिटायरमेंट है, फिर आराम मिलेगा मुझे। लेकिन बाबा के भाग्य में आराम न था। 10वां गंगा पूजन, 13वीं पोज, गरुड़ पुराण, गोदान का खर्च अनुमान से ज्यादा हो गया। इन 13 दिनों की बोझिलता को अर्चना के गोल मटोल पीकू ने जरा सा हल्का कर दिया था। माँ पीकू को गोद में लेकर पल भर के लिए बाबा को भूल जाती। 13वीं वाली शाम छुटकी बुआ ने माँ को फिर एक गैर जरूरी सलाह दी। पीकू से मोह क्या करना बोजी, बेटियों की औलाद 4 दिन की मेहमान होती है। मेरे भैया के बाद अब तुम्हारा सगा तो भोलेनाथ ही है। नाती से मोह छोड़कर भगवंत भजन में मन लगाना सही कहती हूँ। छुटकी बुआ चारों ओर तरफ नजनी इस बेहुदा सलाह पर लोगों की वाह वाह भरी हामी चाहती थी। किसी की स्वीकृति न देख शायद उन्हें समझ आ गया कि हर समय कुछ न कुछ कहते रहना इतना जरूरी नहीं है। 13वीं के अगले दिन घर फिर मेहमानों से खाली हो गया। अर्चना, श्रद्धा और धनिका इस बार जाते हुए अपनी विदाई से भी ज्यादा रोई। धनिका और संजय को स्टेशन छोड़ने गया। संजय प्लेटफॉर्म पर धनिका को गले लगाकर सिसकता कहा, बाबा के भाग्य में सुख नहीं था दीदी। उन्हें मेरी नौकरी की बहुत चिंता थी। सोचा था उनको अपनी कमाई से कार में घुमाऊंगा। वो हम सब के लिए तिल तिल खटने आए थे। घर बर्बाद हो गया दीदी। जाने हम तीनों उस घर में अब कैसे रहेंगे। ट्रेन छूटने लगी तो इस बार संजय प्लेटफॉर्म पर खड़ा देर तक हाथ न हिलाकर स्टेशन के बाहर जाने ट्रेन की विपरीत दिशा में चलने लगा। धनिका खिड़की से संजय की नीली शर्ट वाली पीठ को भीड़ में गुम होता देख सिसकती रही। ट्रेन छूटने के साथ बाबा का शहर, मेरे जान से प्यारा संजय का शहर, जहाँ तिवारी सदन है वो शहर छूट रहा है। प्लेटफॉर्म पर बड़े से पीला बोर्ड पर लिखा दुर्ग जंक्शन। क्या इस बोर्ड को मालूम है कि बाबा नहीं रहे? ट्रेन की खिड़की से पीछे छूटता रेलवे स्टेशन और पल पल दूर हो रहा है तिवारी सदन, जहाँ अभी भी माँ चुपचाप बैठी होगी। धनिका को लगा छाती में भरा तरल पसीने का पिंजर तोड़कर बाहर आ रही है। औरत की पूरी जिंदगी मायके और ससुराल के 2 पार्टों में पिसकर रह जाती है। अपनी पथ में लेटी धनिका ट्रेन की बुद्धिम पीली रोशनी में व्याकुल करवट बदलती रही। आंखों के आगे से रोती हुई माँ, बाबा की तस्वीर पर लटकती सूखे फूलों की माला और रसोई में चुपचाप काम करती प्रेमा और जिम्मेदारी कंधों पर लिया संजय हट ही नहीं रहे थे। एक समय था कि तिवारी संदन की रौनक से पूरी गली गमकती थी।
60 लोगों के परिवार में बाबा साधन पूर्ति कर बड़े संतुष्ट होते थे, लेकिन अब वहाँ सिर्फ 3 लोग बचे। ट्रेन में अजनबी सहप्रार्थियों के टिफिन खुल गए थे। संजय गहरी नींद में सो रहा था। धनिका आंखें मूंद माथे पर हाथ रखे आसपास के परिवेश से अछूती बहुत कुछ याद कर रही थी। बाबा आंगन में स्कूटर खड़ी करते हुए बोले, आज शाम तुम सब तैयार रहना, मेला लगा है। बाबा मेला ले जाते समय पैदल चलने की शर्त रखते, रिक्शा नहीं करूँगा। 40 रुपए तो रिक्शे पर चले जाएंगे। बच्चों को मेले का आकर्षण के आगे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कम लगे तो पैदल चलना क्या चीज थी। मेला जाने घंटी चोटी कर फ्रॉक पहने तय समय से पहले की ही कुछ के लिए मस्तूद। बच्चे बाबा की अगुवाई में शाम के धुंधलके को चीरते सड़क के किनारे किनारे छोटे मोटे जुलूस की शक्ल में मेले का रुख करते, मेले की तरफ बढ़ते। हर कदम के साथ मन में अनगिनत हिरन कुलाचे भरने लगती। कितनी रौनक और चहल पहल होगी मेले में। चारों चीजें आंख भरकर देखेंगे। धनंजय पैर दुखने पर बाबा से गोद लेने की जिद करता और रोने लगता। बहुत देर चल लेने के बाद मुख्य बाजार पर पहुंचते ही मेले की जगमगाट लाइट, घूमता हुआ ऊंचा हिंडोला, रंग बिरंगी झिलमिल रोशनी और भीड़ नजर आने लगती। मेले के बीचों बीच छोटे लट्टुओं की झगमगाती झालर ऊंचाई से चारों दिशा में तंबू की तरह ढाल बनाती हुई उतरती थी। दूर से मेले की ऐसी झगरमगर दिखती ही प्रेमा और धनंजय के पैरों में बिजली सी तेजी आ जाती। हिंडोला के तेजी से घूमने पर बैठे लोगों के चिल्लाने की आवाज सड़क तक आती रहती। बाबा टिकट काउंटर से टिकट खरीदने चले जाते और माँ टिकट बोर्ड पर कीमतों पढ़ते हुए प्रति व्यक्ति दर 1 रुपये के हिसाब से 60 लोगों के लिए 7 रुपये का हिसाब लगा महंगाई को कोसती। माँ इस जुगत में होती कि किसी हाल प्रेमा और धनंजय के टिकट बच जाते, लेकिन 3 साल से छोटे बच्चों को ही निःशुल्क प्रवेश था और प्रेमा 6 की तो धनंजय 5 साल का हो चुका था। माँ ने धनंजय को गोद में लेकर टिकट चेकर ने बहस की। 3 साल का बच्चा है, टिकट कैसे मांग रहे हो? टिकट चेकर माँ से बुरी तरह चिढ़ गया। 10 साल के बच्चे को गोद में उठा लेने से 3 साल का नहीं हो जाएगा। टिकट लीजिए इसका भी। मेले के बाहर खड़ी धनिका को लगता कि उफ, इस जन्नत के भीतर पहुंचने में कितनी देर लग रही है। बाबा एंट्री गेट में टिकट चेकर के आगे सभी बच्चों के सर पर हाथ रख गिनती कर टिकट पकड़ा देते और वो टिकट को बीच से बांट देता। धनंजय आश्चर्य से पूछता, टिकट फाड़ कर ही फेंकना था तो मांगा क्यों था? बताओ न बाबा, टिकट फाड़ा क्यों? मेला मैदान में खुली जगह पर बाबा निर्देश देते, सुनो, तुम लोग पहले पूरा घूम कर देख लो। कोई 2 झूले ही झूलने को मिलेंगे। अच्छे से सभी झूले देख सोच कर मुझे बता देना कि कौन सा झूला झूलना है, फिर मैं उस झूले का टिकट लूंगा। बच्चे मन मसोकर सर्वश्रेष्ठ 2 झूलों पर गंभीर मंत्रा करते हैं। इस झूले में ज्यादा मजा नहीं है, वो वाला छोटे बच्चों का है। श्रद्धा समझ जाती। उधर देखो, झूलने वालों के चेहरे पे कोई हंसी नहीं है, उनको डर ही नहीं लग रहा है। बोरिंग झूला है। धनंजय की पहली पसंद प्राय आसमान चुमता हिंडोली ही होता था। हिंडोला ऊपर पहुंचता तो प्राण पंखेरु आसमान में उड़ जाने का व्याकुल रहते और नीचे आता तो जैसे धरती पर गुरुत्वाकर्षण का अस्तित्व न रहा हो। भारी ही शरीर और हिंडोला जमीन की तरफ न आकर बाहर की ओर फेंकते। जब जब हिंडोला नीचे आता तो ये फीक जाने वाली जुरजुरी प्रेमा के नन्हे मन को आनंद से भर देती। कई तेज चक्करों के बाद हिंडोलों की गति धीमी होने लगती तो श्रद्धा अफसोस करती, हाय बस अब रुकने वाला है। हिंडोले में भय, रोमांच और उत्तेजना से 2-2 हाथ कर बच्चे विजय योद्धा की तरह मुस्कुराते नीचे उतरते। झूले का मनोविज्ञान कहता है कि ऐसी ऊंची पिंगले की आत्मा सुखे, जान की भीख मांगे, यमदूत से साक्षात्कार का भानो। नाव वाले झूले में दौड़कर झूले के आखिरी नुकीली कोने की तरफ बैठती ताकि नाव से ऊपर नीचे डोलने पर उच्चतम उठान पर दिल दहल पा जाए। झूला पींगे भरने से पहले डीजल की बदबू के साथ धुआं छोड़ता, भर भर की आवाज से कंपित होता रहता।
झूले के शुरू होने की प्रतीक्षा में महबूब के इंतजार से ज्यादा दिलकशी था। माँ किसी तरह अर्चना और धनिका को झूले में न बैठने के लिए राजी कर पैसे बचाने में सफल हो जाती। जब श्रद्धा, प्रेमा और धनंजय झूला झूल रहे होते तब माँ, पापा, अर्चना और धनिका नीचे खड़े उनकी प्रतीक्षा करते। माँ आसपास की दुकानों में लटक रही चूड़ियों, क्लिप, साड़ी पिन, कान के झुमके पर उड़ती नजर डालती। सहज है कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के 5 बच्चों की माँ को ये सब फिजूल खर्ची ही लगती। माँ ने बनाव, श्रृंगार, टिकुली सबसे मन सार मार लिया था। शादी ब्याह और तीज त्योहार में मिली लेन देन की सिंथेटिक साड़ियों में ही जीवन चला गया। कभी खुद की पसंद से दुकान जाकर साड़ी न खरीदी उसने। जाने बाबा का कभी मन क्यों नहीं हुआ माँ के लिए कुछ खरीदने का। प्रेमा और धनंजय देर तक खड़े खड़े विचित्र नाग कन्या के पोस्टर को उत्सुकता से देखते, जिसमें लड़की का धड़ अजगर का होता। माइक पर जोर जोर से पुकारा जाता था, आइए और लुत्फ उठाए इच्छाधारी नाग कन्या के दर्शन के। अंदर जाने के लिए 5 रुपए का खर्च बाबा को फिजूल लगता। अरे बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। सांप के प्रिंट वाला टाइट कपड़ा लपेट कर लड़की बैठा देते हैं। मौत का कुआं के भीतर आती बाइक्स की भर भर के बच्चे फिर बाबा का मुंह ताकते, लेकिन टिकट 5 रुपए होने के चलते इसे भी खारिज किया जाता। पानी के बुलबुले उड़ाते फूकने वाले खिलौने, बांसुरी, बाइस्कोप, सर हिलाते जोकर, ड्रम बजाती चिंपांजी, हेयर बैंड, कान की वालिया, भगवान की तस्वीर वाले लोकेट, लाइट वाले लट्टू, सलाड काटने वाला रोलर कटर और भाप वाले गीजर देखते चलते। धनंजय लड़का था, सो उसे निशाना लगाने लकड़ी की रिंग फेंक का मौका मिलता। कभी कभी वो साबुन, प्लास्टिक, मग या कपड़ा धोने वाला ब्रश जीत लेता। प्रेमा भी रिंग फेंकने की जिद करती तो माँ दुधकती। ये सब लड़कों के खेल है। गुलाबी रंग की मीठी बूटी बाल सभी को मिलते। प्रेमा और धनंजय बाइस्कोप के छेद पर इस तरह अपने हाथ का कटोरा बिनाते कि पास खड़ा व्यक्ति भीतर की एक झलक न देख पाए। बाइस्कोप के भीतर कुतुब मीनार, ताजमहल, इंडिया गेट जैसी पुरानी ऐतिहासिक इमारतों की तस्वीरें और इसमें बजते हुए गीत, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है का आपस में कोई संबंध न होता। गुब्बारों पर निशाना लगाकर फोड़ने धनंजय गुब्बारों की दीवार पर ताबड़तोड़ बंदूक चलाता और फिर शोर मचाता, फुटा फुटा। एक अन्य गेम में एक व्हाइट बोर्ड पर लोहे की छोटी किलो की सकरी कलियों होती जिनमें नंबर लिखे होते। सबकी कोशिश प्लास्टिक गेंद को लुटाकर इनामी नंबर वाली गली में लाने की होती है। स्टील ग्लास के पिरामिड्स प्लास्टिक बॉल से निशाना लगाने से यदि पूरे 6 गिलास एक साथ टेबल से गिरे तब बॉबी डॉल या दीवार घड़ी इनाम में मिलती। 5 रुपए में गिलास गिराने 10 गेंदे मिलते। निशाना लगवाने वाला दुकानदार की जाने क्या ट्रिक होती कि इनाम किसी को न मिलता। एक अंधेरे कोने में छोटा समूह घेरा बनाकर जमीन पर अकड़ू बैठा नजर आता। वहाँ पानी भरे टब में केरोसिन ऑयल से चलने वाला स्टीमर तैर रहे होते। बाबा की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी। बच्चों, तुम लोग या तो हाफ प्लेट चाट खा लो या पानी पूरी वाली एक प्लेट। सभी बच्चे मत से हाफ प्लेट चाट तय करते। घर लौटने का मन ही न होता। बाबा की चलो अब घर चलो के बाद उस रंगीन महफिल से बेमन से प्रस्थान करते। बाबा संग उन सीमित साधना में असीमित आनंद था। लौटते समय रात के अंधेरों में सड़क किनारे चलते हुए मेलों से खरीदी कागज की गुलाबी चक्री प्रेमा और धनंजय के हाथों में फर फर घूमती। पैरों में दर्द की अनुभूति के बावजूद सभी बच्चे प्रचंड घर की ओर बढ़ते। ट्रेन की बर्थ पर लेटी धनिका का बाल मन बाबा को याद करता पीछे दुर्ग की तरफ दौड़ रहा था। संजय अपनी बर्थ में गहरी नींद में था। सामने की बर्थ पर लेटा अधेड़ व्यक्ति खिड़की के बाहर नीम अंधेरे में जाने क्या देखने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में कुप्पे में एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती।
ट्रेन के भंडारा स्टेशन पर रुकते ही सूटकेस थामे लोग बर्थ नंबर का अपने टिकट से मिलान करते एक दूसरे को धक्याते आगे बढ़ रहे थे। इन सब अजनबी चेहरे को देख धनिका को अजीब ख्याल आ रहे थे। ये दुनिया कितनी बड़ी है, सब खुशनसीब लोग जिंदा है, लेकिन बाबा क्यों ही यहाँ से क्यों जाना था। बदकिस्मत माँ कितनी अकेली हो गई। अब तक माँ का जीवन इसी सांस में कट रहा था कि बेटियों की जिम्मेदारी निपटे तो बाबा और वो निश्चित जीवन जिएंगे। वह फिर यादों में खो गई। होली पर बाबा के लाए सामानों में रंग, गुलाल, मुखटे, टोपी के अलावे मीठे बताशों की शेर, आलू भालू की आकृति वाली माला जरूर होती थी। होलिका दहन के लिए मोहल्ले के लड़के आधी रात घर की फेंसिंग के पास या लड़की के गेट तक उखाड़ ले जाते थे। लकड़ी चारों के आतंक से बाबा 2-3 रात पहले से ही बाहर वाले कमरे में कच्ची नींद सोते थे। होली की सुबह से 5 भाई बहन पुराने कपड़े पहन पीछे आंगन में बाबा के साथ रंग घोलने के काम में लग जाते। धनंजय चिहुकता, बाबा पानी फीका गुलाबी है और रंग डालिए ना। तभी माँ का आदिष्टमक स्वर सुनाई देता, रंग पुरानी बाल्टी में और बाहर जाकर ढोलना, पूरा घर गंदा करोगे। मेहमानों के आने से पहले ही ड्राइंग रूम के सोफे से गट्टे हटाने, रंग गुलाल प्लेट में रखने जैसे आसान काम प्रेमा और धनंजय के थे। त्योहारों पर माँ की व्यवस्था और चिड़चिड़ाहट कभी समझ नहीं आई। दही बड़े बनाती व चुजलाती हुई रसोई से बाहर आती, जल्दी जल्दी कुछ खा लो, फिर मेहमान आना शुरू हो गए तो मेरे हाथ रंग का हो जाएगा। त्योहार सिर्फ तुम लोगों के लिए है क्या? जल्दी खा पी कर मुझे भी छुट्टी दो। पड़ोसी बच्चे धीरू की मांगी पिचकारी की बंदूक सी बौछार धनंजय को लथपथ कर देती। अपमानित धनंजय रोता, बाबा मेरी पिचकारी टोमेटो सॉस की प्लास्टिक बोतल जैसी है, धीरू को रंगने उसके एकदम पास जाना पड़ता है। उस पर भी मेरी चिपकारी पुचुक पुचुक करके रंग कम और हवा ज्यादा निकालती है। सस्ती पिचकारी धनंजय के खूनी इरादों को सार्वजनिक मखौल उड़ाती। आखिरकार दमे की मरीज इन सस्ती पिचकारियों से तंग आकर 5 भाई बहन बाल्टी के रंग को मग्गे में फेंक कर होली खेलने लगती। पानी धुले रंग से विरोधियों को सिर्फ भिगो सकते थे, लेकिन चेहरा भूत सा रंगने का मजा न था। चेहरा पक्का रंगना हो तो चूड़ी रंग की टीन की छोटी डिबिया आती थी। हथेली पर इस डिबिया का जरा सा पाउडर और 2 बूंद पानी घिसकर अर्चना और धनिका आंखों ही आंखों में टारगेट तय कर चित्ते की तरह दौड़ती। कई बार चारों तरफ से घिर जाने के बाद भी लोग हथेलियों में चेहरा ऐसे कसकर छिपाते कि रंग उनके कानों तक ही लग पाता और चेहरा साफ बच जाता। कभी कभार किसी असहाय को घेरने में कामयाबी मिल जाती तो ऐसी बेरहमी से रंगा जाता कि सफेदी के नाम पर केवल दांत और आंखें दिखती। अनचाहे ही इस दिन गुलाल की रसायन युक्त गर्म खुशबू, चिकना मखमली स्पर्श और स्वाद नाथ हो जाता। एक होली पर वासु को दोस्तों ने घेर कर जमीन पर लीटा। ऐसी दुर्गति की थी कि बेचारा 5 मिनट उठ नहीं पाया था। वासु के दोस्तों की उस पलटन में अर्चना विपिन को क्या पहचानती थी, ये राज धनिका को नहीं मालूम था। बाबा सुबह से गुलाल की पुड़िया लेकर जाने किस किस के दरवाजे पर होली मुबारक कहते। धनंजय की फैलाई खौफनाक अफवाह जैसे कि फला लड़का के पास ग्रीस है, फला के पास सिल्वर पैंट है की जानकारी होते ही चारों बहनें डरकर उन आताताई होली बाजों से दूर ही रहती। वासु और तनी भैया जब सड़क पर लंबी दौड़ा भागी से उब जाते तब आज जाते जाते बाइक सवारों पर मग्गों से पानी फेंक स्वाहा की तर्ज पर हर बार होली है का उच्चारण करती। महिलाएं समूह में एक दूसरे के घर जाती। धनिका और अर्चना को बड़ों की होली बड़ी चुस्त लगती। अर्चना ने कहा भी था, ये अंकल आंटी लोग कितने आलसी होते हैं, हंसते हंसते गुलाल लगवा लेते हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं, दौड़ा भागी नहीं और बचने की कोई कोशिश ही नहीं, चपेटने का हौसला नहीं। पानी से भीगे बिना होली का क्या मजा। तने भैया ने उसकी बातों में आगे जोड़ा,
अंकलों को क्या मालूम, ये होली नहीं, आशा गाली, बस इतना समझ लो। शेरों का झुंड है और बचकर निकलना है। सभी बच्चे वाह वाह करने लगे। श्रद्धा और प्रेमा आंटी और माँ के साथ आस पड़ोस जाती ताकि दूसरों के घर के पकवानों का मजा ले सके। अन्यथा बच्चों का भला कौन माला पुआ ऑफर करता है। बच्चों तो घर के बड़े से बस बाहर खेलो बाहर खेलो सुनने से अवरित हुए होते हैं। उन दिनों होली पर कोई न कोई गुप्त शत्रु अवश्य होता जो छिपकर बालों पर सूखा रंग डाल देता था। नहाते समय बालों पर पानी पड़ता जाए लेकिन रंगीन पानी निकलने का सिलसिला खत्म ही न हो, तब जाकर उस क्रूर साजिश का पर्दाफाश होता। हफ्ते भर बाद भी अपने रंगीन नाखूनों को होली की याद की तरह निहारते थे। होली के 3-4 दिन बाद भी होली मिलन के नाम पर बाबा की मित्र मंडली हाथ जोड़े घर में प्रवेश करती। होली की बधाई तिवारी जी इन महाबोरिंग अंकल आंटी समूह से दूर सड़क किनार की रेत पर खेलते। तनिका, अर्चना, वासु, तनय भैया रेत के घर बनाते। सप्ताह भर तक होली का रंग न छूटना भी बच्चों के लिए गर्व की बात थी। जब तक रसोई में होली की गुजिया खत्म न हो जाती तब तक प्रेमा और धनंजय की घड़ी घड़ी प्यास लगती। गुजिया खत्म हो जाने के बाद अब तक अपेक्षित पड़ी बताशों की माला को उतरने का वक्त आता। बताशे की वो माला पापा हर बच्चे को अपने हाथ से पहनाते। बाबा तनिका के गले में पहनी माला का एक पताशा पकड़कर पूछते, क्या है बेटा ये? बाबा ये भालू है। बाबा बहुत लाड से नन्ही तनिका को पीछ लेते। भालू है, भालू है। मेरे बाबा, क्या अब आप कभी नहीं मिलोगे? जब आपको भान हुआ होगा कि आखिरी वक्त आ गया है, तब आईसीयू के बेड पर मशीनों और अनजान डॉक्टर नस से गिरे आपका मन हुआ होगा न कि एक आखिरी बार हम सबको देख ले। आपको माँ और प्रेमा की बहुत फिक्र हुई होगी। आईसीयू की अजनबी दीवारों के बीच अपने कमरे का बिस्तर याद आया होगा। कितने अकेले थे आप उस वक्त बाबा। आपको विदा करने कोई नहीं था। आखिरी सांस और प्राण हरने की पीड़ा के बीच मुझे भी याद किया था क्या बाबा? ओ मेरे बाबा। बाबा को सोचते हुए तनिका की गहरी नींद आ गई। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।